हेलो दोस्त, मैं रंजित कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास में स्वागत करता हूं। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और वीडियो देखने के साथ साथ नोट्स आप जरूर बनाइएगा। अब हम मैथ में आज अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में जानेंगे। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होता है? तो चलिए हम देखते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसका प्रमेय है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। चलिए अब इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे एक उदाहरण लेकर के। सबसे पहले एक भाज्य संख्या, हम कोई भी भाज्य संख्या लेते हैं। आपको पता होगा कि भाज्य संख्या किसको बोला जाता है, हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं जिसको मालूम नहीं है। ठीक है, तो एक भाज्य संख्या हम लेते हैं, कोई भी भाज्य संख्या ले लेते हैं। मान के चलिए 210 एक भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या। इस भाज्य संख्या में अब हम भाज्य संख्या का गुणनखंड करेंगे। 2 से 105 हुआ, 3 से 3 3 9 3 5 15 हुआ, 5 से 5 7 35 हुआ। अब 210 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 लिख सकते हैं। ये जो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 है, गौर से आप अगर देखिएगा 210 तो भाज्य संख्या है। 2 3 5 और 7 ये सभी संख्या जो है अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। अब फिर हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का सिद्धांत पढ़ते हैं। देखिए सिद्धांत क्या है? आधारभूत अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? प्रत्येक भाज्य संख्या को, एक हम भाज्य संख्या लिए 210, तो प्रत्येक भाज्य संख्या के बारे में कह रहे हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, एक भाज्य संख्या 210 लिए, इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे यानी कि सेकेंड पार्ट क्या है? तथा यह गुणनखंडन, कौन गुणनखंडन? यह जो है गुणनखंडन हुआ ना, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुणनखंडन हुआ। अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब देखिए ये समझने की बात है, कह रहा है कि यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, यानी कि यह अद्वितीय है। कब अद्वितीय है? मान चलिए 2 3 5 7 को गुना के रूप में 210 को हम लिख सकते हैं। 210 बराबर 3 गुना 5 गुना 2 गुना 7, या फिर लिख सकते हैं 2 गुना 7 गुना 3 गुना 5, या फिर लिख सकते हैं 5 गुना 2 गुना 7 गुना 3। बहुत तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। तो सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि यह गुणनखंडन कौन गुणनखंडन? जो गुणनखंडन हम निकाले हैं फर्स्ट में, यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम जो है कौन है? यह है नीचे वाला। आने वाले क्रम के बिना और भी क्रम आ सकता है, अद्वितीय होता। अगर हम इस क्रम की बात ना करें
तो यह जो है गुना करने का 210 ही होता है, और इसको भी गुना करने के बाद 210 ही आता है। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इस गुणनखंडन के आने वाले अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, गुणनखंडन जो है यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, ये जो क्रम है इसके बिना जब हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे, इसकी तुलना हम नहीं करते हैं, तो इसके बिना यह जो है क्रम अद्वितीय होता है, यानी कि यूनिक होता है, यानी कि इसके जैसा नहीं और कोई है। अद्वितीय उसी को कहेंगे कि इसके जैसा दूसरा और कोई नहीं है। जब इस क्रम को हम नहीं लिखेंगे तो इसके बिना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 ये जो है गुणनखंडन का अभाज्य गुणनखंडों का जो गुणनखंडन है यह अद्वितीय होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। HCF और एक शब्द आता है LCM, इसके बारे में देखते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं HCF और LCM। देखिए HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोला जाता है। LCM को बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको शॉर्ट में लिखते हैं LCM और इसको शॉर्ट में लिखते हैं HCF, जिसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। LCM को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। आप लोग पढ़े ही होंगे 10 क्लास से पहले कि LCM और HCF कैसे निकाला जाता है। अब हम इसी को फिर से बता रहे हैं, थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। 2 संख्या हम लेते हैं, एक संख्या 72, दूसरी संख्या 120। अब हम 72 का गुणनखंड निकालेंगे 36, 18, 2 नमा 18, 3 तिया 9, यानी कि 72 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2। अब 120 है तो इसको हम लिखेंगे 60, गुणनखंड करेंगे, फिर 2 तो 30, फिर 2 तो 15, 3 यहाँ लिखेंगे 5। तो 120 को हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, यानी कि 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना 5। देखिए अभी हम सिर्फ 72 120 का गुणनखंड निकाले हैं। अब देखिए HCF का अगर बात हो कि 72 और 120 का HCF क्या होगा, HCF में हम क्या करते हैं कि इसका 72 का गुणनखंडन जो है और 120 का गुणनखंडन, अगर HCF का बात हो कि HCF 72 और 120 का कितना होगा, तो देखिए HCF निकालने के लिए दोनों गुणनखंडन में से जिसका पावर किसको बताता है, यानी कि घात कम है उसको हम लेंगे। यहां जो है 2 पर पावर 3 और उभयनिष्ठ भी होना चाहिए, दोनों में जो है उसी को लेंगे। 2 इसमें भी है गुणनखंडन में, इसमें भी है, तो 2 हम ले लिए। पावर किसका कम है, तो इस पे
इसमें भी 3 है, इसमें भी 2 पर पावर 3 है, तो 3 हम दे दिए। फिर गुना कर देंगे। 3 देख रहे हैं 72 में, और 120 का गुणनखंडन में भी 3 है, तो दोनों में से एक 3 ले लेंगे। उभयनिष्ठ होना चाहिए, यानी कि दोनों में होना चाहिए। इस 3 का पावर 2 है, इस 3 का पावर 1 है, तो इसको हम 1 ही रहने देते हैं। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है। अब 5 है, 120 का गुणनखंडन 5 है, बट 72 का गुणनखंडन 5 नहीं है, इसीलिए अब हम 5 को नहीं लेंगे। तो HCF 72 120 का कितना होगा, तो 2 पर पावर 3 का मतलब हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि 24। HCF 72 और 120 का हो जाएगा 24 मौसो। अगर हम एलसीएम का बात करें कि एलसीएम कैसे निकलेगा, तो 72 और 120 का एलसीएम हम देखते हैं। तो 2 पर पावर यहाँ 3 है, 2 पर पावर यहाँ 3 है, ठीक है। तो 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 हम ले लेंगे। उभयनिष्ठ रहे या ना रहे, जिसका पावर सबसे ज्यादा हो, और इसमें एचसीएफ में क्या करते, पावर कम वाला का लेते थे, जिसका पावर कम हो और उभयनिष्ठ हो। इसमें क्या करते हैं, एलसीएम में उभयनिष्ठ हो या न हो, सभी संख्या को लेंगे, और जिसका पावर ज्यादा है उसको भी लेंगे। 2 है इसमें, इसमें भी 2 है, यानी कि 72 का गुणनखंडन में भी 2 है, 120 का गुणनखंडन में भी 2 है। तो 72 का गुणनखंडन में 2 का पावर 3 है, 120 का गुणनखंडन में 2 का पावर 3 है, दोनों में सेम है, तो एक हम ले लिए। फिर गुना देंगे। 72 का गुणनखंडन में 3 है, गुणज के रूप में, यानी कि 3 पर पावर 2। 120 का गुणनखंडन में 3 पर पावर 1 है, तो 3 तो लेंगे ही, और पावर जिसका ज्यादा है उसको लेंगे एलसीएम के लिए। अब देखिए 72 का खत्म। 120 में देख रहे हैं कि 5 है, 2 3 तो ले लिया, 5 बचा हुआ, लेकिन 72 में नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी एक में होना चाहिए एलसीएम के लिए, तो 5 लेंगे, उसका पावर 1 है तो 1 लेंगे। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, यानी कि 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, तिया 72, पंचे 5 दूनी 10, 7 5 35, 1 36, यानी कि 360। लॉस कितना हो गया, 360। एचसीएफ कितना होगा, 24। तो हम क्या देखते हैं कि एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ जो हम निकाले हैं, तो उस एचसीएफ निकालने के लिए हमने क्या किया, बहत्तर और 120 का जो हम निकाले हैं, यानी कि 24 जो हुआ है, उसके लिए हमने क्या किया कि दोनों का जो उभयनिष्ठ, दोनों संख्याओं में गुणनखंडन का जो गुणनखंड जो किए, जो संख्या उभयनिष्ठ है उसको लिए, और जिसका पावर उसमें कम है उसको लिए। तो इसी को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ आवाज गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल लेते हैं, ठीक है। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ आवाज गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल लेते हैं। एलसीएम के लिए देखिए, एलसीएम जो 72 120 का
360 निकला है, उसके लिए हम लिख देते हैं संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल लेते हैं। क्लियर, हमने लिख दिया किसमें क्या लिए हैं, किसमें क्या नहीं लिए हैं। अब एक टॉपिक जो बच गया है, चलिए हम यहां लिख देते हैं, यहां क्योंकि जगह बचा हुआ है। यह कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक, मान के चलिए कि 72 और 120 का HCF आया 24 और LCM आया है 360। इसी के बारे में हम बताने वाले हैं। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक यानी कि 72 और 120 जो है, इसको जब हम गुना करेंगे तो यह HCF और LCM के गुना के बराबर होता है। हम क्या देखते हैं कि HCF 72 120 और गुना करेंगे LCM 72 120 का, तो यह 72 120 यानी कि दो धनात्मक संख्या 72 गुना 120 जो हम करते हैं उसके बराबर उसका वैल्यू आ जाता है। ठीक है, गुना करके आप देख लीजिए। इसी को हम नोट्स में लिखेंगे। चलिए पॉइंट बनाकर लिख देते हैं। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए HCF, मान के चलिए दो धनात्मक पूर्णांक A B है तो A B को गुना करेंगे LCM AB से, तो AB का गुणनफल के बराबर यह होगा। इसी चीज को हम ऊपर में लिख दिए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। इसी बेसिस पर हम इसी आधार पर प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 140, सेकेंड क्वेश्चन है 156, थर्ड क्वेश्चन है 3825, फोर्थ क्वेश्चन है 5005, फिफ्थ क्वेश्चन है 7429। इनमें से हम दो को क्वेश्चन बना देते हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का 5, जो बच जाएगा आप लोग अपने से बना लीजिएगा। चलिए अब हम
क्वेश्चन बनाते हैं 1 का 1 नंबर। एक 140 है। अब हम 140 का गुणनखंड करेंगे। 2 से लगेगा 7 बार 0, फिर 2 से भाग देंगे 3 5, फिर 5 से भाग देंगे 7। तो हम देख रहे हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। नीचे में सॉल्व कर देते हैं। लिखते हैं हल। 5000 नहीं, 5 में 7429, 7429। अब हम 7429 का गुणनखंड निकालेंगे। तो भाग हम देंगे 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से 7 4 11 2 13 9 22, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा। इस तरह से हम देखते हैं, सबसे चेक करेंगे। लास्ट में 17 से लगता है। 17 चौके 68, बच गया यहाँ 6, यहाँ 2 62, 17 तिया 51, बच जाता है 11 और 9 119, 17 7, 17 को 7 बार पढ़ेंगे तो 119 होता है। फिर हम यहाँ 19 से भाग लगेगा, 19 देंगे, 19 दूना 38, यहाँ 5 बच जाए 5 बच जाएगा। उसके बाद 7 होगा 57, 19 तिया 57। तो अब हम लिखेंगे इसीलिए 7429 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 गुना 19 गुना 23। यही होगा इसका आंसर। चलिए अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए 2 को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91। सेकेंड क्वेश्चन है 510 और 92। थर्ड क्वेश्चन है 336 और 54। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 26 और 91। 26 और 91। तो सबसे पहले 26 का हम गुणनखंड करेंगे। देखते हैं 2 यहाँ 13 आएगा। ठीक है, इसके बाद भाग नहीं लगेगा। और 91, तो 26 को लिखेंगे, इसलिए 26 बराबर 2 गुना
13। अब हम 91 का करते हैं तो देखिए यहाँ 7 से भाग लगेगा, यहाँ 13 होगा, लेकिन इसीलिए 91 बराबर 7 गुना 13। जब हम लिखे हैं 7 गुना 13 2 गुना 26 में 2 गुना 13 91 में 7 गुना 13, तो हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है कि गुणनखंड, किसी भी संख्या का गुणनखंड में जो अंक या जो संख्या दोनों में उभयनिष्ठ है, एचसीएफ के लिए उसी को लेते हैं, और पावर जिसका सबसे कम रहता है उसमें से उसको लेते हैं। चलिए एचसीएफ का बात करते हैं। इसीलिए एचसीएफ ऑफ 26 और 91 का हो जाएगा 13, क्योंकि 26 का गुणनखंड में 13 और 91 का गुणनखंड में 13 उभयनिष्ठ है, दोनों का पावर सेम है, तो कोई एक 13 हम ले लिए। और एलसीएम ऑफ 26 91 बराबर, एलसीएम में क्या होता है कि जो उभयनिष्ठ है वह भी होगा और जो उभयनिष्ठ नहीं है वह भी होगा। प्रत्येक संख्या को हम लेंगे और जिसका, अगर मान के चलिए कि दोनों में से जो उभयनिष्ठ मिल गया उसमें से जिसका घात सबसे ज्यादा होगा उसको लेंगे, ठीक है। जो नहीं मिला उसमें भी जिसका घात सबसे ज्यादा होगा उसको लेंगे। तो देखिए 2 तो होगा ही, फिर गुना 7 होगा, फिर 13 होगा, ठीक है। तो अब इस तीनों को गुना करने के बाद 182 आता है। तो 26 और 91 का एलसीएम 182 और एचसीएफ 13 अब आ गया। तो हमको जांच क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो यहां लिखते हैं अब जांच, देखिए हमको जांच भी करना है, तो यहां लिखते हैं जांच, ठीक है। जांच क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये हमको जांच करना है। तो दो संख्या है, कौन कौन संख्या है, 26 और 91, 26 और 91 को हम गुना करेंगे। एचसीएफ मेरा निकला 13 और एलसीएम निकला 182। जब हम इसको दोनों को गुना करेंगे तो गुना के बाद हम क्या देखते हैं कि इसका मान 2366 आता है और इसका भी मान वैल्यू 2366 ही आता है। इसीलिए अब हम लिखेंगे, इसीलिए LHS यानी कि बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS, LHS इक्वल RHS, यह मेरा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर, चलिए 3 को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में 2 का 3 देखते हैं कि क्या क्या है। यहां लिखेंगे हल। एक संख्या है 336, दूसरी संख्या है 54। 336 और 54। अब हम 336 का सबसे पहले
अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से भाग लगेगा 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग लगेगा 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग लगेगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग लगेगा 2 दूनी 4, 2 एका 2, अब 3 से भाग लगेगा 3 सत्ता 21। अब हम 236, ये 336 का अगर गुणनखंड का बात करें, यह हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार, गुना 3 गुना 7, यानी कि 2 पर पावर 4 गुना 3 गुना 7। और अगर 54 का हम बात करें तो चलिए अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से भाग लगेगा 27 होगा, फिर 3 से भाग लगेगा तो 9 होगा, फिर 3 से भाग लगेगा तो 3 होगा। तो 27 में हम क्या देखते हैं, इसीलिए 54 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी कि 2 गुना 3 पर पावर 3 होगा। इसीलिए HCF क्या होगा, इसीलिए HCF ऑफ 336 54 बराबर, दोनों में देखेंगे HCF के लिए कि उभयनिष्ठ कौन कौन संख्या, उभयनिष्ठ है 2 और इसमें भी 2 गुणनखंडन में, तो 2 तो होगा ही। दोनों में जिसका पावर सबसे कम है उसको लेंगे, तो इसका पावर 2 पर 1 है तो 2 पर पावर 1 ले लेंगे, ठीक है। फिर गुना, देखते हैं कि 3 इसमें है इसमें भी है, लेकिन 3 का पावर इसमें 1 है इसमें 3 है, जिसमें सबसे कम पावर है उसको लेंगे, ठीक है, 3 पर पावर 1। अब देखें कि 7 इसमें है इसमें नहीं है तो 7 को नहीं लेंगे। अब दोनों को गुना करेंगे तो 3 दूना 6, यानी कि HCF निकल गया 6 और LCM हो जाएगा 336 और 54 का। देख रहे हैं कि दोनों में 2 है, बट जिसका पावर सबसे ज्यादा है उसको लेंगे इसमें LCM में, तो 2 पर पावर 4। दोनों में 3 है, लेकिन जिसका पावर ज्यादा है उसको लेंगे, 3 पर पावर 3 गुना, इसमें 7 है उसमें नहीं है फिर भी 7 को लेंगे। अब गुना करेंगे तो 2 को 4 बार गुना करेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16, 3 को 3 बार, 3 तिया 9 तिया 27। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है, यानी कि क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन 12, 15 और 21, सेकेंड क्वेश्चन है 17, 23 और 29, थर्ड क्वेश्चन है 8, 9 और 25। तो चलिए हम क्वेश्चन 3 का पहला को सॉल्व करते हैं। क्या है, 12, 15 और 21। सबसे पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहां 2 देते हैं, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। अब 15 का भी निकालेंगे, 3 पचे 15 और 21 का निकालेंगे, 3 सत्ता 21। देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुना 2 गुना 3, 15 का आया है 3 गुना 5 और 21 का आया है 3 गुना 7। अगर हम HCF का बात करें तो देखिए इसीलिए HCF 12, 15, 21 का होगा। इसमें से जो उभयनिष्ठ है, तीनों गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ संख्या है या अंक है उसी को हम HCF में लेंगे। तो देखिए इसमें तो 2 है,
यानी कि 2 पर पावर 2 गुना 3। तो इसमें तो 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो 3 हम लेंगे, सबका पावर सेम है, 1 है तो 1, मतलब इसका भी पावर 1 दे दिए। और 5 इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। 7 21 का गुणनखंड में है, 15 का गुणनखंड और 12 का गुणनखंड में 7 नहीं है। तो इसीलिए और सब संख्या नहीं होगा, और सब अंक नहीं होगा, सिर्फ HCF जो है 12 15 21 का 3 होगा। और एलसीएम जो है और एलसीएम 12 15 21 का जो उभयनिष्ठ नहीं है उसको भी लेंगे, मतलब प्रत्येक संख्या को लेंगे और जिसका घात सबसे बड़ा है उसको लेंगे। तो सबसे पहले देखिए 2 लेंगे, 2 पर पावर 2 है। फिर 3 देखिए इसमें भी है, सब में है, तो ये वो 3 ले लेंगे। पावर सबका सेम है इसीलिए ये इसका भी पावर सेम रख दिए। अगर इसमें से 3 में अगर किसी का एक, मतलब किसी का भी गुणनखंड में पावर ज्यादा रहता तो उस ज्यादा पावर को हम लिखते, ज्यादा वाला घात को लिखते। उसके बाद 5 को लेंगे, क्योंकि 5 15 का गुणनखंड में और सब में नहीं है, फिर भी लेंगे, प्रत्येक संख्या को लेना है। फिर 7 लेंगे। अब इसको जब हम गुना करेंगे तो होता है 4 या 12 पंचे 60 7 420। तो हम इस क्वेश्चन में क्या देखें कि HCF जो है 12 15 21 का 3 आया है और LCM 420 आया है। ठीक है, अतः HCF बराबर 3 और LCM बराबर 420। यही आंसर हो गया। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलिए 2 को सॉल्व करते हैं। संख्या है 2 में 17 23 और 29। 17 23 और 29। अब देखिए समझने की चीज है, 17 का जब हम जाएंगे अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ 17 लिखेंगे। फिर 23 का जब हम जाएंगे अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ 1 देंगे, यहाँ 23 देंगे। फिर 29 का जाएंगे हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो यहाँ 1 दे सकते हैं, यहाँ 29 देंगे। अब अगर गुणनखंडन का हम बात करें तो 17 बराबर 1 गुना 17 होगा, 23 बराबर 1 गुना 23 होगा, 29 बराबर 1 गुना 29 होगा। ठीक है, अगर HCF का हम बात करें तो HCF इसका हो जाएगा HCF 17 23 और 29 का इन तीनों गुणनखंड में जो संख्या उभयनिष्ठ है उसी को लेंगे, यानी कि 1 होगा। और अगर LCM का बात करें, LCM 17 23 और 29 का तो जो संख्या उभयनिष्ठ है उसको भी लेंगे, जो नहीं है उसको भी, यानी कि सभी संख्या को लेंगे। और जो उभयनिष्ठ है उसमें से जिसका घात सबसे ज्यादा है उसको लेंगे, यानी कि 1 गुना 17 गुना 23 गुना 29 हो जाएगा। जब हम सभी को गुना करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 11,339। ठीक है, 11,339। तो लिखेंगे अतः HCF बराबर 1 और LCM बराबर 11,339। यह इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम इस क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है कि HCF 306,657 का 9 दिया है और LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए।
तो देखिए इस क्वेश्चन में समझने का चीज यह है, यहां हम हल लिखते हैं। दिया हुआ है HCF 306 और 657 का HCF दिया हुआ कितना 9, और LCM जो है हमको 306 और 657 का निकालना, यानी कि क्वेश्चन मार्क। देखिए HCF 306 और 657 का मतलब है कि यही दोनों संख्या है और इसी दोनों संख्या का HCF 9 मेरा दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर दो संख्या का बात करें तो दोनों संख्या यही, इस दोनों संख्या का जब HCF दिया हुआ है तो LCM तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि दो संख्या दिया हुआ है और एक HCF दिया हुआ है, तो LCM कैसे नहीं निकलेगा। देखिए कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं, यहां लिखेंगे, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM HCF वाली लिखते हैं, HCF गुना LCM होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल का जो हम अगर बात करें तो दो संख्या, एक 306 और दूसरा 657, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। चलिए हम डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, 306 गुना 657 बराबर HCF मेरा है 9 गुना LCM हमको निकालना है। अब देखिए कैलकुलेशन आप लोग को आना चाहिए। अगर कैलकुलेशन यानी कि सॉल्व करने के लिए आप लोग को नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगा, मैथ बनाने में दिक्कत है। अगर जिसको नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे नहीं आता है, फिर मैं उन लोग को बेसिक थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा, फिर आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए हमको निकालना है LCM, इसीलिए दायां साइड के सभी संख्या और पद को हम बायां साइड करेंगे, और बायां साइड के यानी कि बराबर का बायां साइड जो है उस तरफ का सभी संख्या को हम दायां साइड ले जाएंगे। लिखेंगे 9 गुना LCM बराबर 306 गुना 657। अब लिखेंगे LCM बराबर 306 गुना 657 बट्टा 9। अब इसमें हम क्या करेंगे कि भाग देंगे, तो 9 तिया 27, 3 बच गया, 9 चौके 36, कैंसिल। अब इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, LCM बराबर 34 गुना 657, इसीलिए LCM बराबर 22,338। ठीक है, यह जो है मेरा आंसर आ गया। लिखेंगे अब, अतः LCM 306 और 657 का हो जाएगा 22,338। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं।
जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मान के चलिए हम यहां पे समझा रहे हैं आपको, 6 पर पावर n कह रही है सर क्वेश्चन, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, यानी कि 6 पर पावर अगर हम 1 देते हैं तो इसका मान 6 होगा। 6 पर पावर अगर हम 2 देते हैं तो इसका मान 6 गुना 6 यानी कि 36। अगर 6 का घात 3 देते हैं तो 6 गुना 6 गुना 6 यानी कि 216 होगा। ठीक है, लास्ट में हम देख रहे हैं कि अगर 6 पर पावर हम 4 भी देंगे तो लास्ट में 6 ही आएगा, अगर 5 भी देंगे तो लास्ट में 6 ही आएगा। ठीक है, इस तरह से आता जाएगा। ठीक है, अगर इस टाइप का आता रहेगा तो 6 पर पावर n के लिए जो है कोई भी n का मान अगर प्राकृत संख्या रखेंगे तो लास्ट का जो अंक है, ठीक है, 0 पर समाप्त नहीं होगा, यानी कि 6 ही आएगा। अब हम अगर 6 को ऐसा लिख दें, 2 पर पावर 2 गुना 3 6 हो गया, फिर यहां दे देंगे n, तो 2 गुना 3 n के जगह में अगर हम 1 रख दें तो जब अंदर में कोई गुना में रहता है और टोटल गुना के ऊपर में कोई एक पावर रहता है तो सभी का पावर सेम ही होगा, यानी कि सेम होता है, यानी कि 2 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 1 होगा, तो इसको हम 6 लिखेंगे। अगर 2 गुना 3 पर पावर 2 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2, यानी कि 2 दुना 4 3 तिया 9, फिर 36 हो जाएगा। फिर अगर 2 गुना 3 पर पावर अगर हम 3 दे देते हैं, क्या देखते हैं कि ये हो जाएगा 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 3, यानी कि 8 गुना 27 बराबर 216 हो जाएगा। तो इस स्थिति में भी हम क्या देखते हैं कि 6 पर पावर n का मान वैल्यू यानी कि इकाई का अंक 0 पर समाप्त नहीं होता। इसी चीज को चलिए अब हम लिखते हैं। हल हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है वह 5 से विभाजित होती है। इसीलिए हम जानते हैं कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है वह 5 से विभाजित होती है। इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 होने चाहिए।
हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है वह 5 से विभाजित होती है, इसीलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 होनी चाहिए। मान के चलिए कोई संख्या 10 है, तो इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुना 5 लिखेंगे, यानी कि उसका जो गुणनखंड होगा, जिस संख्या का अंतिम अंक शून्य से हो, उसका अगर गुणनखंड हम करें तो उसमें गुणनफल में जो है 5 गुना के साथ जरूर रहेगा, गुणनखंड में 5 रहेगा ही रहेगा। अगर 20 का बात करें तो 2 दूनी 4 5 20, इसमें भी 5 है। अगर 30 का बात करें तो 2 दूनी 2 पंच 2 तिया 6 पंचे 30, ठीक है। अगर 40 का बात करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। कोई भी संख्या हम ले ले जिस संख्या का अंत में 0 है, तो उसमें जो है उसका गुणनखंड में 5 जरूर आएगा। इसी चीज को हम लिखे हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है कि हम जो इससे पहले बताए थे, अब 6 पर पावर n बराबर 2 गुना 3 पर पावर n हम लिख सकते हैं। इसी को हम 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n लिखेंगे, ठीक है। तो यहां हम क्या देखते हैं कि 6 पावर n का जो गुणनखंड आता है 2 और 3 आता है, जबकि यहाँ 2 3 की जगह में 5 आना चाहिए, या 3 2 की जगह में 5 आना चाहिए। तब अगर 3 और 2 की जगह में 5 आता तो 15 हो जाता, फिर लास्ट में 5 आता तो 2 की जगह में 5 नहीं होना चाहिए। 2 और 3 की जगह में अगर 5 रहता तो 2 पंचे 10 हो जाता, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 है। क्या है? 2 और 3 है। जब 2 और 3 आ जाता है तो इसका क्रम में और कोई संख्या आएगा ही नहीं। जब कोई और संख्या या अंक नहीं आएगा तो इसको जब हम गुना करेंगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी को अब हम लिखते हैं अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से, इसका गुणनखंड क्या है? अद्वितीय है। चलिए उस चीज को अब हम यहां लिख देते हैं, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से गुणनखंड अद्वितीय है, इसीलिए 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ सकती, नहीं आ सकती है। अतः 6 और n का अभाज्य गुणनखंड में 5 तो आएगा ही नहीं, इसीलिए लिखेंगे अतः 6 पर पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए कभी भी शून्य यानी कि 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। शून्य पर समाप्त कभी भी नहीं हो सकता है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है
व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 जो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? हम तो जानते हैं कि भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से अगर विभाजित होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं जो अपने आप और यानी कि स्वयं और एक से विभाजित हो, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पहली संख्या जो मेरा है वह है, पहली संख्या बराबर 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और इसमें से 13 कॉमन ले लेंगे अगर तो हो जाएगा 7 गुना 1 हो जाएगा, 13 कॉमन ले लिए तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हम क्या देखते हैं कि 13 जो है सभी के साथ गुणनखंड है, यानी कि 13 से हम इन संख्या में भाग देंगे तो यह 13 कट जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि 13 यह नहीं, इसमें से नहीं कटेगा, बल्कि ये जो ऊपर वाला संख्या है इससे भी तो 13 कटेगा। तो भाज्य संख्या उसी को कहेंगे जो संख्या एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भी विभाजित हो, तो उन संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि 13 जो है इन संख्या में से 13 को हम 13 से काट सकते हैं, यानी कि 13 इस संख्या का गुणनखंड है। चलिए हम उसी चीज को यहां लिखेंगे। यहां 13 एक गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या 13 से भाज्य है। क्या है? 13 से भाज्य है। अब हम दूसरी संख्या को देखते हैं। दूसरी संख्या है मेरा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। इनमें से भी हम यानी कि इन संख्याओं में से 5 और इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं तो बच गया इधर 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, जोड़ 1। तो इन संख्याओं में भी हम क्या देखते हैं कि ये जो 5 संख्या अगर 5 से इसमें भाग दें तो यह 5 कट जाएगा। सेम कंडीशन है, तो यह भी संख्या क्या हो जाएगा? एक भाज्य संख्या हो जाएगा, यानी कि इसका गुणनखंड 5 है, इसीलिए दी गई संख्या 5 से भाज्य होगा, यानी कि विभाजित होगी तो भाज्य होगा। चलिए उसी चीज को अब हम लिखते हैं कि यहां 5 एक गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या 5 से विभाज्य है या भाज्य है, 5 से भाज्य है। ठीक है, अब लिखेंगे अतः जब दोनों संख्या 5 और 13 से, पहली संख्या 13 से और दूसरी संख्या 5 से भाज्य है यानी कि विभाज्य है, तो ये दोनों संख्या यानी कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 क्या है? भाज्य संख्या है। तो लिखेंगे अतः
7 × 11 × 13 जोड़ 13 तथा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 जोड़ 5, ये दोनों भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलिए 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? क्वेश्चन यह है। अब हम इसको चलिए समझते हैं। यहां लिखते हैं हल। ठीक है, बारीकी से समझते। मान के चलिए ये कोई मैदान है। ठीक है, वृत्ताकार मैदान। ये कोई खेल का मैदान है जिसके अंदर में, या इधर मैदान होगा जिसके अंदर में वृत्ताकार एक पथ है चारों तरफ से, जिसमें जो है चक्कर लगाता है आदमी लोग। तो क्या होता है कि सोनिया और रवि दोनों यहां से चक्कर लगाना प्रारंभ करता है। जब यहां से स्टार्ट करता है तो रवि को 12 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में। रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है, जबकि सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है। अब बताइए क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस जगह जो है दोनों जहां से दौड़े हैं दोनों, उस जगह दोनों कब फिर मिलेंगे एक साथ। दोनों तो चलना प्रारंभ कर दिया। अब देखिए समझने की चीज यह है कि मान के चलिए रवि यहां से चलना यानी कि दौड़ना प्रारंभ करता है तो 12 मिनट में रवि यहां पहुंच जाता है, लेकिन सोनिया तो एक चक्कर 18 मिनट में लगाता है। तो जब यह 12 मिनट में इस जगह पहुंचता है तो सोनिया तो दौड़ते दौड़ते 12 मिनट में इसके पीछे ही इधर इधर ही रहता होगा, तब तक में यह यहाँ पहुंच जाता है। जब तक में यह यहाँ पे पहुंचेगा सोनिया, तब तक में जो है रवि फिर दौड़ के आगे निकल जाता है। अब यह जो है यहाँ पे पहुंचा, अब तब तक में रवि फिर आगे निकल, फिर यह उससे आगे मतलब इस पॉइंट से आगे निकल जाता है, तब तक में यह पहुंच जाता है। फिर यह पीछे रहता है। अब 3 चक्कर में उसके पास आता है कि 2 चक्कर में कि 5 चक्कर में कि 7 चक्कर में, ये नहीं पता है। लेकिन कितने मिनट के बाद मतलब कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर दोनों मिलेंगे। तो अब देखिए दोनों इस जगह कब मिलेंगे, तो इसी चीज को निकालने के लिए अब हम चलते हैं। तो लिखते हैं कि सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है उसको लिखते हैं। सोनिया द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय।
बराबर 18 मिनट, ठीक है। तथा रवि द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर 12 मिनट। यह तो हम लिख दिए हैं। जब 18 और 12 लगता है, अगर अगर हम देखिए, दो ही चीज हो सकता है, एक तो मोसो निकल सकता है यानी कि एचसीएफ, एक लॉसो निकल सकता है। मोसो अगर निकालेंगे तो 18 12 से छोटा ही होगा, अगर लॉसो निकालते हैं तो इससे बड़ा होगा। मोसो तो होगा नहीं कभी। अगर बड़ा होगा तो अगर मान के चलिए 18 12 का अगर हम लॉसो निकालते हैं तो 18 12 का हमको क्या करना होगा, गुणनखंड निकालना होगा। देखिए 2 नमा 18, 3 तिया 9 और 12 को जब हम करेंगे तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6, ठीक है। तो 18 और 12 का लॉसो कितना हो जाएगा, इसीलिए एलसीएम 18 और 12 का हो जाएगा। देखिए 18 का गुणनखंड है 2 गुना 3 गुना 3 यानी कि 2 गुना 3 पर पावर 2, और 12 का गुणनखंड है 2 गुना 2 गुना 3 यानी कि 2 पर पावर 2 गुना 3, ठीक है। तो लिखेंगे अब, इसीलिए एलसीएम ऑफ 18 12 क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 1 है, 2 पर पावर 2 है, क्या हो जाएगा 2 पर पावर 2, ठीक है, गुना 3 इसमें भी है इसमें भी है, 3 पर पावर यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो 2, तो 2 गुना 2 गुना 3 यानी कि 2 दूनी 4 या 12 या 36 मिनट। 36 मिनट में दोनों जो है यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि रवि जो है 3 चक्कर लगाएगा और सोनिया जो है 2 चक्कर लगाएगा। तो रवि द्वारा 3 चक्कर जब पूरा हो जाएगा तो 36 मिनट हो जाएगा, तो यहाँ पे वह पहुंचेगा उसी टाइम, और सोनिया भी पीछे से 2 चक्कर लगाते हुए उसी टाइम में यहाँ पे पहुंच जाएगा। यानी कि दोनों उसी समय 36 मिनट के बाद एक ही जगह, जिस जगह से दौड़ना प्रारंभ किया था उसी जगह दोनों का मिलन हो जाएगा। तो चलिए हम इसी को अब लिखते हैं लास्ट में। अतः, अतः लिखना जरूरी रहता है जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अतः वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्त, आज मेरा चैप्टर 1.2 एंड हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट डे प्रश्नावली, चैप्टर में प्रश्नावली 1.2 खत्म हो गया। नेक्स्ट डे हम प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे, उसके साथ जो थ्योरी है उसको भी पढ़ेंगे, और 1.3 का टोटल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्त, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, शेयर जरूर करिएगा। और आगे जो है अच्छा से अच्छा वीडियो और अच्छा से अच्छा नोट्स आपके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं देने का, आगे जो कि कोई परेशानी ना हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।